कभी सोचा है कि एक अनजान, सुनसान प्लैनेट पर अकेले जिंदा रहना कैसा होता है? चलिए आज डॉक्टर एरिस थॉर्न की कहानी सुनते हैं। एक ऐसे एस्ट्रोनॉट की जिसने हिम्मत, अकेलेपन और मौत के खिलाफ एक ऐसी जंग लड़ी जो सांसें रोक देगी। सब कुछ शुरू होता है एक भयानक क्रैश के शोर और तबाही से। और जब धूल छटती है ना, तो सिर्फ एक आवाज गूंजती है, डॉक्टर एरिस थॉर्न की। स्टारशिप ओडिसी के आखिरी जिंदा बचे सदस्य। उनकी पहली लॉग एंट्री अकेलेपन के अंधेरे में एक चीख जैसी है। इस प्लैनेट का नाम है ईओस 7, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी का दूर दूर तक कोई निशान नहीं और जो हर कदम पर मौत का पैगाम देती है। यहाँ का मौसम, यहाँ की जमीन, सब कुछ एक दुश्मन की तरह है। और इस दुश्मन के सामने रूल सिर्फ एक है, जिंदा रहो, बस जिंदा रहो। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। क्रैश के उस तूफान से बचने के बाद आरिस ने जब आंखें खोलीं तो सामने एक नई और बहुत ही खतरनाक सच्चाई थी। इस तबाही और अकेलेपन से निपटना ही उनकी पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी। तो सीन कुछ ऐसा था, उनका विशाल शिप ओडिसी अब सिर्फ जलते हुए टुकड़ों का ढेर था। लैंडर ट्राइटन का सिर्फ मलबा बचा था। और एरिस थॉर्न, जो एक जीनोबोटैनिस्ट थे, मतलब एलियन पौधों के साइंटिस्ट, उनकी पहचान अब बदल चुकी थी। अब वो एक सर्वाइवर थे जिनका पहला मकसद था इस बेजान जमीन पर एक आशियाना ढूंढना और जिंदा रहने के लिए पावर का इंतजाम करना। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। उनके स्पेस सूट में भी एक छोटा सा लीक था जो उनकी हर सांस को एक जंग बना रहा था। हेलमेट की स्क्रीन पर चमकती ये लाल वार्निंग्स उनकी हर धड़कन के साथ उन्हें मौत की नज़दीकी का एहसास दिला रही थीं। एक गुफा में थोड़ी सुरक्षा मिलने के बाद जिंदा रहने की असली जंग शुरू हुई, पावर के लिए और गर्मी के लिए। ईओस 7 की रातें हड्डियों को जमा देने वाली ठंडी और जानलेवा थीं। उनके पास जो छोटा सा सोलर अरे था वो इस कमजोर सूरज की रोशनी में दम तोड़ रहा था। मतलब साफ था, अगर उन्हें एक परमानेंट रिलायबल पावर सोर्स नहीं मिला तो वो अगली सुबह देखने के लिए जिंदा नहीं बचने वाले थे। और इसका सल्यूशन था आरटीजी, यानी रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। एक छोटा सा लेकिन पावरफुल न्यूक्लियर पावर सोर्स जो क्रैश के वक्त लैंडर से अलग होकर एक गहरी खाई में जा गिरा था। इसे वापस हासिल करना ही अब जिंदा रहने का एकमात्र रास्ता था। लेकिन ये मिशन मौत को दावत देने जैसा था। उन्हें एक अंधेरी, विशाल खाई में उतरना पड़ा। इसी बीच उनका हेलमेट और ज्यादा क्रैक हो गया, जिसे उन्हें हाँपते हुए, वक्त के खिलाफ दौड़ते हुए रिपेयर करना पड़ा। और फिर उस भारी आरटीजी को ऊपर खींचकर लाना, ये उनके जिस्म और दिमाग दोनों की हदों का इम्तिहान था। इससे साफ पता चलता है कि आरटीजी उनके लिए कितना जरूरी था। जहां सोलर पैनल दिन में भी बेकार साबित हो रहे थे, वहीं आरटीजी ने उन्हें 24 घंटे लगातार पावर और जिंदा रहने के लिए जरूरी गर्मी दी। ये एक छोटी सी जीत थी, लेकिन इस जीत ने उन्हें जिंदा रहने का एक नया मौका दिया था। पावर और शेल्टर सिक्योर करने के बाद आरिस ने एक नए और शायद सबसे खतरनाक दुश्मन का सामना किया, अकेलापन। एक ऐसा अकेलापन जो दिमाग पर हावी हो जाता है। इस अकेलेपन के अंधेरे से लड़ने के लिए उन्होंने वही किया जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, साइंस। वो एक सर्वाइवर से वापस एक साइंटिस्ट बन गए। लैंडर के बचे खुचे सामान से उन्होंने अपनी गुफा में ही एक काम चलाऊ लैब तैयार कर ली। और फिर एक दिन एक अंधेरी गुफा की गहराइयों में कुछ एक्सप्लोर करते हुए उन्हें ये दिखा, एक हल्की सी नीली हरी रोशनी। ये ईओस 7 पर जिंदगी का पहला सबूत था। एक अनोखी चमकने वाली काई, और इस एक छोटी सी खोज ने सब कुछ बदल दिया। सोच के देखिए, एक जीनोबोटानिस्ट के लिए इस वीरान प्लैनेट पर जिंदगी खोज लेना एक सपने के सच होने जैसा था। उनके लिए ये सिर्फ एक साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं थी, ये एक उम्मीद थी। उनके लोग एंट्री के ये शब्द बताते हैं कि इस बेजान, वीरान प्लैनेट पर अब वो अकेले नहीं थे। जिंदगी चाहे किसी भी रूप में हो, वहां मौजूद थी। पर शायद ईओस 7 उनकी इस नई उम्मीद का एक आखिरी इम्तिहान लेना चाहता था। उनके सर्वाइवल की आखिरी और सबसे बड़ी जंग अभी बाकी थी। एक विशाल धूल के तूफान ने उनके सूट के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बुरी तरह से डैमेज कर दिया। सूट के CO2 स्क्रबर्स, जो उनकी सांस से निकली कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करते थे, फेल हो गए। लैंडर में जो स्पेयर पार्ट्स थे वो क्रैश में तबाह हो चुके थे। उनके अपने सूट के अंदर जहरीली CO2 का लेवल लगातार बढ़ रहा था और उनके पास इसे ठीक करने के लिए जरूरी मिनरल जियोलाइट नहीं था। इसका मतलब साफ था,
उन्हें बचने के लिए अब कोई आउट ऑफ द बॉक्स जुगाड़ सोचना ही पड़ेगा। और उन्होंने वही किया। उन्होंने एक साइंटिस्ट की तरह सोचा। अपनी जीनोबोटैनी किट का इस्तेमाल करके उन्होंने प्लैनेट के ही एक वॉल्केनिक रॉक को एनालाइज किया और पाया कि उसमें जियोलाइट है। उन्होंने उस पत्थर को पीसकर उसका पाउडर बनाया और अपने सूट के स्क्रबर में भर दिया। ये उनका मास्टर स्ट्रोक था। ये चार्ट साफ दिखाता है कि वो मौत के कितने करीब थे। मैलफंक्शन के दौरान CO2 लेवल लीथल यानी जानलेवा हद तक पहुंच गया था, लेकिन उनके जुगाड़ ने उन्हें बचा लिया और लेवल वापस स्टेबल हो गया। इस आखिरी जीत के बाद एरिस्थॉन सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं रहे, वो पूरी तरह बदल चुके थे। उनकी ये लोग एंट्री इस बदलाव को बताती है। वो अब EOS-7 पर सिर्फ एक फंसे हुए इंसान नहीं थे। उन्होंने इस वीरान प्लैनेट को, इसकी चुनौतियों को, इसकी खूबसूरती को, सब कुछ अपना लिया था। यह अब उनकी दुनिया थी। आरएस इसलिए जिंदा बचे क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी को प्लैनेट के हिसाब से अडेप्ट किया, जैसा CO2 स्क्रबर के केस में हुआ, बल्कि उन्होंने खुद को भी इस नई अनजान दुनिया के हिसाब से ढाल लिया। एरिस्थॉन ने अपनी सबसे बड़ी चुनौती को जीत लिया। उनकी कहानी हमें एक ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। जिंदगी में जब सबसे बड़ी चुनौतियां सामने आती हैं, तो इंसान सिर्फ जिंदा रहता है या एरिस की तरह उन्हें जीतकर एक नई दुनिया बनाता है?